नमस्कार, मैं अरुण बंकुल अपने इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मोटिवेशनल, समसामयिक, परंपरागत और कुछ रोचक मनोरंजक जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच शेयर करता रहता हूं। इसीलिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजपुरी, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई के इलाकों में बड़े पैमाने पर बोली और समझे जाने वाली भाषा है। भोजपुरी फिल्म और गीत संगीत के अलावा लोक संगीत का दायरा भी काफ़ी विस्तृत है और इसकी एक पहचान के तौर पर भिखारी ठाकुर हमेशा याद किए जाते रहेंगे। आधुनिकतम तकनीक के दौर में लोक संस्कृति को बचाने का संकट है। ऐसे में भोजपुरी समाज के लिए भिखारी ठाकुर की विरासत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भिखारी ठाकुर का जन्म बिहार के एक गरीब और उपेक्षित हजाम परिवार में 18 दिसंबर 1887 को हुआ था। गरीबी और वर्ण व्यवस्था के तहत निचली जाति में आने के चलते भिखारी ठाकुर को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। बचपन में वे गाय भैंस चराने लगे थे। जानवरों को चलाने के समय ही भिखारी ठाकुर अपनी मधुर आवाज़ में गाते गुनगुनाते थे। वे पढ़ तो नहीं सकते थे, लेकिन सुनकर याद करने लगे और इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयाँ, कबीर के निर्गुण भजन और रहीम के दोहों को कंठस्थ कर लिया। यहाँ से शुरुआत करके वे भोजपुरी गीत संगीत की दुनिया के सबसे बड़े आइकन बने। उनका जन्म, उनका गांव कुतुबपुर पुराने शाहाबाद, अब जिला भोजपुर और आरा का हिस्सा है, लेकिन गंगा नदी के रास्ता बदलने की वजह से 1926 में कुतुबपुर सारण जिले का हिस्सा हो गया। बचपन में ही उनकी शादी मतुआ देवी से हो गई और जल्द ही वे शिलानाथ के पिता भी बन गए। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और संस्कारों के लिए हजाम ब्राह्मणों की तरह ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उदाहरण के लिए हजाम की ज़रूरत मुंडन, जनेऊ, शादी और श्राद्ध सभी जगहों पर होती हैं, लेकिन सामाजिक पायदान पर उनकी हैसियत पुजारी जितनी नहीं है। उन्हें निचली जाति का माना जाता है। यही वजह है कि भिखारी ठाकुर को अपने जीवन में खराब व्यवहार और अपमान का दंश झेलना पड़ा, लेकिन उनकी गायकी ने उन्हें सामाजिक जटिलताओं और विसंगतियों की तरफ देखने का अवसर भी मुहैया कराया। उन्होंने समाज को बारीकी से देखा और उसे लोकगीतों के माध्यम से आम लोगों के सामने रखा। आजीविका की तलाश में उन्हें प्रवासी मजदूर के तौर पर दूसरे राज्य में जाना पड़ा। वहाँ भी उन्होंने प्रवासी मजदूरों के दर्द और तकलीफ़ को नज़दीक से देखा। भिखारी ठाकुर उसे विदेश, हालांकि वे देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य गए थे, लेकिन उसे विदेश कहते थे। परदेश जाकर भी कमाने से उनके परिवार की हैसियत में कोई बदलाव नहीं आया। वे इस दौरान गांव के लोगों और परिवार वालों की कमी महसूस करते थे। कुछ साल बाहर रहने के बाद वे अपने गांव कुतुबपुर लौट आए ताकि सुख दुख अपने परिवार और गांव के लोगों के बीच ही मना सके। भिखारी ठाकुर अपने समय में किसी जीनियस से कम नहीं थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे,
सामाजिक हैसियत भी नहीं थी, लेकिन वे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना जानते थे, लोगों का मनोरंजन करना जानते थे। गायकी के अलावा अभिनय और नृत्य को भी उन्होंने साथ लिया था। वे कई तरह के वाद्य यंत्रों को भी बजाने लगे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने गांवों के लोगों को भी इसकी ट्रेनिंग देकर एक मंडली बना ली। वे अपनी नाट्य मंडली के संगीतकार और निर्देशक भी खुद ही थे। उन्होंने गांव के लोगों में से गायक, नायक, लवार, जोकर और संगीतकारों की टीम बनाई। भिखारी ठाकुर के पास नाटक करने के लिए कोई मंच नहीं था। वे चौकी को किसी पेड़ के नीचे रखकर स्टेज बना लेते थे और ढोलक, झाल, मजीरा के साथ लोगों का मनोरंजन करते थे। असल मायनों में भिखारी ठाकुर को भारत में ओपन एयर थिएटर का जनक माना जा सकता है। भिखारी ठाकुर की नाट्य मंडली कजरी, होली, चैता, बिरहा, चौबोला, बारामासा, सोहर, विवाह गीत, जंतसार, सोरठी, आल्हा, पचरा, भजन और कीर्तन हर तरह के लोगों का मनोरंजन करने लगी थी। लेकिन भिखारी ठाकुर अपने अंदाज में जिस तरह से सामाजिक सच्चाइयों को पेश करते थे, उनमें मनोरंजन के साथ तंज भी होता था। उन्होंने अपनी टीम के साथ सभी तरह की सामाजिक कुरीतियों, मतलब समाज में उपेक्षित लोगों के साथ होने वाले अत्याचार, धार्मिक रूढ़ियों, संयुक्त परिवार के घटते चलन, बाल विवाह, बेमेल शादी, विधवाओं का दर्द, बुजुर्गों की उपेक्षा, नशाखोरी, दहेज प्रथा और साधु संतों के बेस में ठगतई जैसे तमाम मुद्दों पर लोकगीत बनाए। भिखारी ठाकुर किस प्रतिभा के धनी थे, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वे खुद स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने लोकगीतों पर 29 किताबें लिखीं जो कैथी लिपि में थीं। इन किताबों को बाद में देवनागरी लिपि में बदला गया। इनका पूरा संकलन बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने भिखारी ठाकुर ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया है। इनमें बेटी वियोग, विदेशिया, ननद भौजाई, गबर घिचोर और कलयुग का प्रेम जैसे लोक नाटक बेहद चर्चित रहे। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को जागरण का वाहक माना जाता है, लेकिन उससे काफ़ी पहले भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों में महिलाओं के दर्द और तकलीफ को बखूबी उकेरा है। भिखारी ठाकुर के लोक नाटकों पर महान हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, हमने की बोली में कितने जो हवन है, कितना तेज बा, ये सब अपने भिखारी ठाकुर के नाटक में देखिला। भिखारी ठाकुर हमनी के अनगर हीरा हवे। भिखारी ठाकुर की करीब 3/4 रचनाएं पद्य के तौर पर हैं, जिसमें मेलोड्रामा, भक्ति, सांसारिक प्रेम, उदासी और एकजुटता की खुशी, प्रेम, घृणा और क्रोध, हास्य और तीखे व्यंग्य छंदों में लिखे गए हैं। कुछ विश्लेषक शिष्टता के साथ भिखारी ठाकुर की तुलना 16वीं सदी के विख्यात नाटककार शेक्सपियर से करते हैं और उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर के रूप में याद करते हैं, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से यह अधिक विवेकपूर्ण है कि भिखारी ठाकुर को भिखारी ठाकुर ही रहने दिया जाए।
और भारतीय संदर्भ में उनका अधिक अध्ययन किया जाए। भिखारी ठाकुर के जीवन का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में आम लोगों को परेशान करने वाले मुद्दों पर जीवंत प्रस्तुतियों में गुजरा। उन्होंने और उनकी मंडली ने बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों की यात्राएं भी की, लेकिन उनकी कला मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, टोबैगो और कई अन्य अफ्रीकी देशों तक पहुंची, जहां भारत से गिरमिटिया मजदूर गए थे। जीवन के अंतिम सालों में उन्होंने अपना अधिकांश समय भगवान राम, सीता, कृष्ण और गणेश की भक्ति में बिताए। विरासत में लोक नाटक और लोक कथाओं के विशाल भंडार छोड़कर 10 जुलाई 1971 को पैतृक गांव में भिखारी ठाकुर का निधन हो गया। इस महान लोक कलाकार को उन्हें हार्दिक नमन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विदा दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।